स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त हो चला है मुकाबला का। क्या कांग्रेस खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को ढाल बना रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि लोकसभा में कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद नई बहस छिड़ गई है। पंजाब के पूर्व सीएम और फिलहाल जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के जेल में बंद होने को देश में इमरजेंसी करार दिया है। चन्नी की दलील यह है कि अमृतपाल को 20 लाख लोगों ने चुनकर सांसद बनाया है और ऐसे में उसे एनएसए के तहत जेल में रखना नाइंसाफी है। जब इस बयान पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस ने इसे चरणजीत चन्नी का व्यक्तिगत बयान बता दिया और पार्टी को अलग कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि चन्नी ने जो कुछ भी कहा क्या वो वाकई उनका व्यक्तिगत विचार था या फिर इसके पीछे राहुल गांधी का भी समर्थन था? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर चन्नी ने पार्टी लाइन से अलग होकर कुछ भी कहा होता तो शायद उन पर एक्शन भी होता, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, ना ही होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमृतपाल प्रेमी मोर्चा क्या करने की सोच रहा है। अमृतपाल एक ऐसा शख्स जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हों, उसकी वकालत लोकतंत्र के मंदिर में करना और बवाल होने पर राहुल गांधी का अपने नेताओं को इशारा करना क्या बता रहा है? दरअसल लोकसभा में कल जो कुछ भी हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सांसद को उकसाने का आरोप लगा है। यह वीडियो तब का है जब चन्नी ने अमृतपाल को लेकर विवादित बयान दिया। तब राहुल गांधी हाथ से इशारा करते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो रवनीत बिट्टू को ललकार रहे हैं। ऐसे में यह कह पाना चन्नी को कि राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त नहीं था, यह अटपटा जरूर लगता है। अब देखिए, सवाल यह है कि कांग्रेस इस पर कब अपना स्टैंड क्लियर करेगी। आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब में सरकार है, उसकी चुप्पी कितनी लंबी रहेगी और क्या अमृतपाल प्रेमी मोर्चा असली एजेंडा जल्द ही इनका सामने आने वाला है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले सुनिए कुछ अहम बयान। एक सांसद के प्रति जो चन्नी जी ने कहा, जिस सांसद पर एनएसए का केस चल रहा है, उस पर हमारे पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहना। आपातकाल के संदर्भ में उन्होंने एक विशेष सांसद का नाम लिया, वो उनका व्यक्तिगत राय था। चरणजीत चन्नी जी ने की बोलना है पार्लीमेंट से तो उन्होंने का हुआ है, जब तक कांग्रेस का स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने का स्टैंड है। पर साडे वालों यह है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने वालों एफर्ट्स कर रहे, क्योंकि मैं कला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबिक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न के हक भी दिते है ना, उस संविधान मुताबिक कल नूं कोई होर फैसला आऊगा तो असीं मैनूं जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, चन्नी ने खालिस्तानियों का खुल के समर्थन किया, यानी कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। ये संप्रभुता पर हमला है, भारत के संसद के संप्रभुता पे हमला है। अब मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, आपको मैंने बयान सुनाया, चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, जिसको लेकर अब राहुल गांधी पर यकीनन सवाल खड़े होना लाजमी सी बात है। और इस पर गिरिराज सिंह का पलटवार भी आपने सुन लिया। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा देती हूँ। MS बिट्टा साहब चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी मेहमानों से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। सबसे पहले बिट्टा साहब से मैं बात कर लेती हूँ। बिट्टा साहब, अमृतपाल सिंह के बारे में मुझे शायद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते कौन है, और ऐसे में चन्नी का समर्थन किस तरह से आप देखते हैं? देखो, अभी मैं गोगोई जी का बयान सुन रहा था आपके चैनल पे, कांग्रेस के MP। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से चुना गया, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट हैं, बेगुनाहों के कत्ल करने वाले, खालिस्तान की बात करने वाले, इस देश को तोड़ने वाले, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले पन्नू जो देश को तोड़ने की बात करता, उसका सपोर्टर, उसकी सपोर्ट में आया अमृतपाल की ISI का एजेंट कौन? पन्नू उसका सपोर्टर। और ये चन्नी
पंजाब का जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर रहा। पंजाब का चीफ मिनिस्टर छोटी सी बात नहीं है। और वो कह रहे कि इसको बाहर निकाला जाए, वो कह रहे ये खालिस्तानी नहीं है। कल की बातें हैं, पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर किरपाने निकाल करके खालिस्तान के नारे लगाए गए और वो कहते हैं 20 लाख लोगों का जीता हुआ नुमाइंदा है। मैं कहता 20 लाख नहीं, ये 50 लाख लोगों से जीत ले तो क्या हम उनको मान लेंगे? हम नहीं मानते उसको। जो आदमी इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है, पहले एक भिंडरावाला तैयार किया गया था, अभी तक भुक्तभोगी है हम। हजारों लोग शहीद हुए, 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बही, 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया गया। तो मुझे एक चीज बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नया भिंडरावाला तैयार करना चाहते हैं जी? नया भिंडरावाला तैयार करना चाहते हैं जी? ये हो क्या रहा है? ये संविधान का मंदिर है पार्लियामेंट, आप गंदी राजनीति करने लगे जैसे भिंडरावाले के टाइम पे की। आपने पंजाब में भिंडरावाला इसलिए भेजा था कि सदा राज करेंगे हम। मैं भी पुराना कांग्रेसी हूं, बचपन देखा, जवानी देखी, हर चीज आंखों से देखी, खुली किताब, लोगों ने किताबें लिख डाली, खुली किताब। यही था ना कि एक भिंडरावाला हरमंदर साहब में भेज देंगे और अकाली दल को खत्म कर देंगे और सदा कांग्रेस राज करेगी। कर लिया राज हमने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन कर दिया, हमने इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया, हमने 84 के दंगे करा दिए, ये किया हमने पंजाब को नशेड़ी बना दिया, पंजाब सारा लूट गया, पैसा सब लूट के पॉलिटिशियन ले गए पंजाब का बाहर विदेशों में, अरबों की जायदादें बना ली। हमने क्या कमाया? ये किया। अब ये अमृतपाल के ऊपर यही करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को, लीडरों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे छूटेगा नहीं मामला, ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा और कल और, मैं छोड़ूंगा नहीं इस मुद्दे को। ये पंजाब के वो लोग जिन कांग्रेसियों का कत्लेआम हुआ, जिन बीजेपी का कत्लेआम हुआ, जिस आरएसएस के लोगों का कत्लेआम हुआ, जिस सीपीएम सीपीआई के लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके कातिल उनके लिए खड़े होते हैं, ये कातिल बनते जा रहे हैं। ये छोटी ही बात नहीं है कि आज कुछ कह दिया चले गए, कुछ दुनिया से चला गया, बाद में फलाने। ये मुद्दा है, ये मुद्दा लंबा चलेगा। जितनी देर तक ये एहसास नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर माफी नहीं मांगेंगे कि ये मेरा बयान गलत था, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं, मैंने गलती हुई, उतनी देर तक एमएस बिट्टा इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। आप कराते रहिए रोज चर्चा। बिल्कुल बिट्टा साहब, देखिए हैरानी की बात ही यही है कि इस तरह से बयान देना और इस पर सभी की चुप्पी, पूरे इंडिया अलायंस की चुप्पी आप कह सकते हैं अब तक है। सबने ये कह दिया भाई चन्नी का ये निजी बयान है और उससे पलड़ा झाड़ लिया, इतने से तो बात नहीं बनेगी। आप बने रहिएगा। बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी करा देती हूँ। परमिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा प्रवक्ता है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रमणिक मान राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एमएस सेठी साहब, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए आम आदमी पार्टी की तो पंजाब में सरकार है और चन्नी खुद पंजाब संभाल चुके हैं, वहां के इतने जिम्मेदार व्यक्ति रह चुके हैं, और भगवंत मान का ऐसे में कुछ ना कहना, क्यों ना उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए? नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले देश है, कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है, अगर देश के अंदर अलगाववाद पैदा करने की बात करता है, उसके अंदर सभी पार्टियों की कलेक्टिवली जिम्मेवारी है वो खड़े होकर उस बात का खंडन करें और देश के साथ एकजुट होकर खड़े करें, इसके ऊपर राजनीति ना करें। जो पंजाब है, पंजाब ने शुरू से संताप झेला, चाहे टेररिज्म का संताप झेला हो, चाहे आज उसको जितनी भी सरकारें आए, चाहे स्टेट सरकार थी चाहे सेंट्रल सरकार थी, उसने पंजाब को कमजोर करने का काम किया है। वहां के लोगों के अंदर गुस्सा है। मैं अभी आपको बताऊं, अमृतपाल को ये कहते हैं 4 लाख वोट मिल गए हैं, उसके अंदर सारे रेडिकलाइज नहीं है, वो उन लोगों का गुस्सा निकल के आया है। वो गुस्सा ही जो है उनको कि जिन लोगों ने, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे वहां पे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे कन्वर्जन का मामला हो, चाहे वहां की जो युवा पीढ़ी थी उसको खत्म करने का मामला हो, उसके बाद जब 84 के बाद जब हरमंदर साहब के ऊपर अटैक होता है टेररिज्म को खत्म करने के नाम पर, वहां का युवा खत्म कर दिया, वहां की नस्लपोशी कर दी वहां सेंट्रल सरकार ने, समय की सरकार ने, और आज उसको टेररिस्ट स्टेट
घोषित करने के जो प्रयास हो रहे हैं, मैं आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, तो आप वहां पे जाके देखिए, वहां पे पूरा भाईचारा है, वहां पे किसी तरह की कोई बात नहीं है। और देश के अंदर कोई भी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करता, कोई भी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करता। यह देशभक्त कौम है, इन्होंने 80% 90% देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस कौम को बदनाम करने का काम, इनको डिफेम करने का काम, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, यह करने का काम कर रही है। मैं इन सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के जो कोर इश्यूज हैं आप उसके ऊपर बात करिए। वहां जो ड्रग्स का मामला है, जो पलायन का मामला है, जो कन्वर्जन का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वहां पे लोग जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों को कड़े फैसले लेने होंगे। और वहां पे उस पंजाब को आप अगर कहें कि वहां पे टेररिज्म है, वहां पे खालिस्तान का कोई एलिमेंट है, बहुत कम लोग हैं जिनको आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं जो इस तरह से रेडिकलाइज हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अमृतपाल पर आरोप क्या क्या लगे हैं, एक बार वो मैं विस्तार से अपने तमाम मेहमानों को, अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ। आरोप नंबर 1 सुन लीजिए, टेरर फंडिंग का आरोप है। आरोप नंबर 2 ये है टेरर प्लानिंग, ड्रग रैकेट कनेक्शन, युवाओं की ब्रेन वॉशिंग, सुधीर सूरी हत्या कनेक्शन, आईएसआई से हथियार मंगवाना, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना और एकेएफ आर्मी का गठन करना। अब क्या इसके बावजूद ये ना माना जाए कि वो किस लेवल का आदमी था, कौन था, और उस पर जब एक जो मंदिर कहलाता है वहां पर इस तरह से चन्नी का समर्थन करना और फिर सभी की चुप्पी साध लेना हर व्यक्ति को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। एक वीडियो में सबसे पहले आपको दिखा देती हूं क्योंकि उस वीडियो को लेके नई नई कहानियां भी गढ़ी जा रही हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से कहानियां बना रहे हैं। आप सभी मेहमानों से मेरी अपील है कि जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें चल क्या रहा है। बड़े ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले मनजिंदर जी, आप मुझे बताइए ये क्या कहानी है। देखिए, कुछ नई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ही इस तरह की नीति को अपनाया है। कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडाई एक आज से नहीं है, ये 1970-80 में भी यही काम किया था। उन्होंने खुद इस तरह का माहौल क्रिएट किया ताकि सिखों को मरवाया जा सके और उसके नाम पे देश में सत्ता बार बार हासिल की। अब जब चरणजीत चन्नी जी का पहले बयान समझिए और इसके मैंने समझे। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे अमृतपाल देशद्रोही है, अमृतपाल जेल में रहना चाहिए। वो तरन तारण से खडूर साहब जो सीट है वहां से जो कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा था वो बार बार ये बता रहा था कि अमृतपाल ने क्या क्या किया और क्यों उसको जेल में रहना चाहिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी की स्टेट में सरकार है, उन्होंने एनएसए लगाई, कानून व्यवस्था को देखकर लगाई और अचानक से चन्नी दोनों का अलायंस, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो चन्नी पार्लियामेंट में आके एक नई भाषा बोलते हैं। और मजेदार बात क्या, उस भाषा के ऊपर सिंपल कांग्रेस एक बयान देकर अपना पल्ला झाड़ देती है। क्या कहकर कि देखिए जी, उनका इंडिविजुअल बयान है। क्या एक पार्लियामेंट में एक कांग्रेस के मेंबर को कांग्रेस के मेंबर के रूप में जो टाइम मिलता है बोलने का, क्या उसका इंडिविजुअल बयान हो सकता है? और चन्नी जी कह रहे हैं कि किसी की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, आदमी की बोलने की आजादी को रोका जा रहा है। देखिए, कोई भारत माता का सबूत जो कहे मैं भारत माता का बेटा हूं, जो भारत के झंडे को कहे ये मेरे और मरने और जीने तक का ये झंडा मेरा अपना झंडा, इसके लिए मैं जान दूंगा भी और लूंगा भी, ऐसे आदमी को बोलने की को आजादी से रोके तो हम कहेंगे ये गलत हो रहा है। लेकिन लोग देश बांटने की बात करें, पंजाब को तोड़ने की बात करें, पंजाब को अलग से बनाने की बात करें, देश के अंदर त्रिपुरा से लेकर और राजस्थान तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे सिख बसते हैं। बिहार में भी हैं, उत्तराखंड में भी है, उत्तरांचल में भी हैं, देश के कोने कोने में, मणिपुर में चले जाइए, आप साउथ ईस्ट के किसी भी राज्य में चले जाइए। तो क्या ये किसी एक आदमी की भावना हो सकती है कि मैं देश तोड़ना चाहता हूँ और बाकी कहेंगे उसके पीछे? नहीं, हम भारत के साथ हैं, भारत के वासी हैं, हम भारत के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और ऐसा कोई भारत माता का सपूत अगर कहे कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है तो हम भी उसके साथ जाकर खड़े होंगे। अगर किसी को लगता है कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, पहले भारत माता की जय बोले मैं भारत का बेटा हूं, इस धरती के लिए जीऊंगा और मरूंगा। फिर अगर उसकी को आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ सड़क पर जाके भी लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, रमणीक मान जी,
किन विषयों पर पंजाब के भीतर बात होनी चाहिए? ड्रग रैकेट कैसे रोका जाए, इस पर बात होनी चाहिए। युवाओं का ब्रेन वॉश ना हो, उन्हें ड्रग्स के रैकेट जो धकेले हुए हैं, मुझे लगता है कई कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए इसलिए कि युवा ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं। इस पर बात होनी चाहिए। टेरर फंडिंग कैसे रोकी जानी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या हो रही है? एक ऐसे व्यक्ति को हीरो बना दिया गया है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो अगर आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जाएंगे तो 1947 से लेके 1973 तक और उसके बाद फिर 70 के दशक से लेके 90 के दशक तक, तो तमाम ये जो समय बीता, इसमें कांग्रेस पार्टी ने सिखों के साथ, पंजाब के साथ अनेकों प्रकार के वितकरे यानी कि नाइंसाफियां करी। जहां पे झूठे वायदे किए गए, वहां पे आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जैसा पानी के मुद्दों को लेके, चाहे चंडीगढ़ की बात को लेके, हर एक वो समस्या जिसको आज भारत फेस कर रहा है, चाहे वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, पंजाब में बात कर लीजिए, कश्मीर में, तिब्बत में, मणिपुर में बात कर लीजिए, जहां पे भी आपको समस्याएं नजर आती हैं उसकी जड़ में आपको कांग्रेस मिलेगी। एक बात। दूसरी बात है, शर्म की बात चन्नी साहब के लिए ये होनी चाहिए कि जिस पार्टी के नेता ये कहते थकते नहीं कि साहब हमारे 3 नेताओं ने शहादत दी, देश के लिए शहादत दी, जिसमें वो इंदिरा गांधी का नाम, सरदार बेन सिंह का नाम, राजीव गांधी का नाम प्रखर रूप से लेते हैं, और उनमें से 3 नेताओं में से 2 नेता ऐसे हैं जो पंजाब के कारण यानी कि पंजाब के समस्या के कारण उनकी हत्या की गई। तो वो लोग अगर पैटर्नाइज करेंगे, वो लोग अगर आगे लेके आएंगे इन मुस्लिमों को, इन मुद्दों को जो आतंकवाद से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, अलगाववाद से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वो ऐसे मुद्दों को भड़काने की बात करते हैं, भारत की धरती के ऊपर रह के जो भारत को, पंजाब को भारत से तोड़ने की बात करते हैं, बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बाट करते हैं, उनके समर्थन की बात करें और कह रहे हैं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनकी आवाज दबाई जा रही है। नहीं, उन्होंने पहले क्राइम कमिट किया, चुने बाद में गए। देयर इज अ डिफरेंट क्रोनोलॉजी। और दूसरी बात, 20 लाख लोगों के नुमाइंदे नहीं है उनको अगर 20 लाख वोट है तो मैं आपकी बात वापस दोबारा सुनूंगी। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। बिट्टा साहब, देखिए चर्चा यही चल रही है कि पंजाब के भीतर इस वक्त गंभीर मुद्दे क्या हैं और किन विषयों को उठाया जा रहा है। कम से कम जब जनता चुनती है तो ये जिम्मेदारी के साथ चुनती है कि जो हमारे नैतिक मुद्दे हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन उठाया क्या जा रहा है? मैं आपकी बात सुन रहा था कि एक खालिस्तानी को कल इसके बाल कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई थी, कनाडा दुबई से आया, चोला भी पहन लिया और किसी सुरक्षा एजेंसी से बंदूकें भी ले ली और बिंद्रा वाले का रूप तैयार कर लिया। पहले पंजाब के मैं धर्म के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, इतने इतने बड़े प्रवचनकारी हैं जो समाज को, दुनिया को एक नया रास्ता देते हैं, जिनको सारी जिंदगी हो गई प्रचार करते करते, अमर छकाते छकाते, ये 4 दिन में आता हीरो बन जाता। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप मान साहब को पूछिए कि फौज का जवान कैसे भर्ती होता है, चाहे ये भी फौज में ऑफिसर रहे, उसकी कितनी इंक्वायरी होती है, इंटेलिजेंस, सीआईडी, 3600 एजेंसियां करती हैं, फिर वो फौज का जवान वर्दी पहन के, मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए, समाओं की रक्षा करते जाता है। फिर उसकी बॉडी शहीद थे, खून के तिरंगे, हिंदू मुसलमान खून के तिरंगे झंडे में लिपटी जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसी के पीछे आता हूं कि कैसे हीरो बन जाते हैं। और ये लोग 20 लाख लोगों से जब हीरो बन जाते हैं और पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, और एक बेअंत सिंह, इंदिरा गांधी का कातिल, उसका बेटा भी एमपी बन जाता है, ये लोग भूल जाते हैं अगर इंदिरा गांधी का कत्ल ना किया होता, क्या 84 के दंगे होते? उन 84 के दंगे वालों का क्या कसूर था? सवाल सबसे बड़ा ये है, ये संविधान के मंदिर में आके ऐसी हरकतें करनी और पुराने खूनी इतिहास को खोलने की कोशिश करनी जिसका अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ये क्या खिलौना हो गया इस भारत? क्या भारत धर्मशाला है हम कुछ भी बोल दें? और 20 लाख लोगों से जीत गया तो हम क्या करें? हम क्या करें? 20 लाख, हमें हिंदुस्तान प्यारा है, हमें भारत मां से प्यार है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। हमारे जवान, हम सोते हैं, वो सारी रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, और हम अपनी जैकेट पहन करके और कुछ भी बयान दे देते हैं, हीरो बन जाते हैं। बनाए लोग हीरो, हम क्या करें लोगों को? हमें भारत मां प्यारी है,
जैसे मान साहब सामने आए ऐसे सिख समाज के लोगों को सामने आना होगा, घर में नहीं बैठना होगा। बैठे हैं ना मान साहब, बोलते हैं ना खुल के, कितने सिख भाई बोलते हैं, बोलिए कितने बोलते हैं ना? हम तो नहीं बोलेंगे। तिरंगे झंडे को जब कनाडा के अंदर अशोक चक्र में कृपान निकाली जाती है, हमारे सीने पे दर्द होती है। ये मान साहब के सीने पे दर्द होती है, जिस तरह मातृभूमि का प्यार है, खुल के बोलते हैं। बाकी सिख भाई क्यों ना बोले ना, हम तो चन्नी हैं, लेकिन हम तो बिट्टा सिख साहब, वोट ये चाहिए। किसका फेलियर है? ये किसका फेलियर है जिसके ऊपर एनएसए जैसा इतना गंभीर एक्ट लगा हो, एनएसए लगा हो जिसके ऊपर, ये किसका फेलियर आप मानते हैं कि वो चुनाव जीत जाता है? मैं बताऊं किसका है। मैं देखो, एक मेरी बात क्लियर बिल्कुल सुनिए। पंजाब बचपन जवानी हर चीज मैंने वहां देखी। ये सामने हरमंदर साहब और सामने मेरा घर है, एक एक चीज देखी। पहला जब बम चला 82 के अंदर, भिंडरावाला अंदर था, कहता था तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे 15 अगस्त आजादी का। मैं कहा तुम्हारी ऐसी कि तैसी, तिरंगा झंडा आपका है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इतिहास में है। अब बम चलाया था, तिरंगा झंडा लहराया और तिरंगे झंडे की आज तक रक्षा करते रहे। चाहे 26 जनवरी को इन्होंने अपमान किया, देखते रहे, रोते रहे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पंजाब के अंदर पहले क्या होता था? अकाली दल, बादल, बड़े बादल साहब और बीजेपी। हम कांग्रेसी हो करके, मैं कांग्रेसी हो करके, मेरे अंदर से आवाज निकलती थी बादल और बीजेपी सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा सबूत, हिंदू सिख एकता का बहुत बड़ा सबूत। आज टूट गया, आज अलग अलग हो गया। जीत गया अमृतपाल, जीत गया सरदार बेअंत सिंह और इंदिरा गांधी के कातिल का बेटा, पहले पत्नी जीती, जीत गया वो। तो पंजाब कहां जाएगा? पंजाब खेलते रहेंगे। पंजाब के कितने टुकड़े होंगे? पहले पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब टूट गया। फिर क्या टूटा? दिल्ली टूटा, हरियाणा टूटा, हरियाणा बना, राजस्थान टूटा। कहां तक था पंजाब? हिमाचल, हरियाणा, जम्मू का हिस्सा। अब क्या रह गया? पंजाब अब इतना था। अब कहते खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान ये राजपुरे तक बनाएंगे जहां किसान आंदोलन लगा रखा है? क्या खालिस्तान बनाएंगे पठानकोट तक बनाएंगे? क्या 200-300 किलोमीटर में खालिस्तान बनाएंगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मामे लगते हो खालिस्तान के। क्या मान साहब, हमारे लोग सिख नहीं है क्या? पंजाब के बाहर जो सिख हैं, क्या उनको हिंदुस्तान छोड़ के पंजाब में आना पड़ेगा? खालिस्तान का मतलब क्या है? क्या पंजाब के सिख भाइयों को दिल्ली बंगला साहब गुरुद्वारा, दिल्ली शीशगंज साहब, क्या पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा? क्या पंजाब के सिख समाज को पटना साहब, नदेड़ साहब, महाराष्ट्र में पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा? इनकी खोपड़ी कहां है? आओ मेरे से बहस कराओ खालिस्तान के मुद्दे पे। इनका मुद्दा खालिस्तान है ना। और पन्नू रोज धमकियां देता है, पाकिस्तान का एजेंट। और अमृतपाल की फेवर में जब डिब्रू जेल में बंद कर दिया जाता है, वो कहता है इनको छोड़ो, और वहां तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है। मेरे सिख भाइयों की आवाज क्यों नहीं उठती? हम भारतीय हैं, ये मान साहब भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम बोलेंगे, क्यों ना कोई बोले? बिट्टा बोले तो कौम के गदार, मान साहब बोले कौम के गदार। तुम्हारी ऐसी की तैसी सिख कौम तुम्हारी है? सिख कौम पूरी दुनिया की सिख कौम है, सिखों की नहीं है। सेठी साहब, क्या नहीं आना चाहिए भगवंत मान को सामने और ये कह देना चाहिए कि भाई अमृतपाल जो था उस पर जो एक्शन हुआ वो ठीक हुआ, ये कोई इमरजेंसी नहीं थी? नहीं, देखिए बिल्कुल उनको अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए, लेकिन मैं इस इशू से बड़े इशू की बात करना चाहता हूं। मैं बड़ी बात की बात करना चाहता हूं कि हमें हल की तरफ निकलना पड़ेगा कि हमें पंजाब को किस प्रकार प्रॉस्परस बनाना है। लेकिन वहां के लोगों को की एक बड़ी शिकायत है कि हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। पंजाब के इश्यूज को देश की सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं आपको इस बात का पूरी तरह से गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाएंगे, वहां के भी सिख आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो रेडिकलाइज हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं। उनको ये है कि हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर आप ड्रग्स का इशू है, जो बॉर्डर्स हैं वो सेंट्रल सरकार के अधीन है, उसके ऊपर अभी तक लगाम नहीं लगी। वहां की जो पहले नस्ल पोशी की गई, पहले तो उनका एनकाउंटर करके नस्ल पोशी की गई, अब ड्रग्स के द्वारा वहां के यूथ को वो करा जाता है। इन चीजों से तंग आकर वहां का किसान जो अपनी जमीन को मां से बढ़कर समझता था, उसको बेचकर अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा भेज रहा है, और वो इस बात से दुखी हैं।
इस बात से खुश नहीं है। वहां इंडस्ट्री खत्म हो गई है, वहां जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो भी यूपी और हिमाचल में चली गई है। नई इंडस्ट्री। सर, अमृतपाल को लेकर मेरा सवाल है, अमृतपाल को लेकर मेरा सवाल है। नहीं, मैं मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अमृतपाल को लेकर है। क्या नहीं आना चाहिए भगवंत मान को? नहीं, मैंने सबसे पहले वही बात करी है और ये अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। मैं एक तथ्य सामने रख रही हूं। देखिए, पुलिस इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, आईजी, डीआईजी, तीन एसएसपी लगे, 700 पुलिसकर्मी शामिल थे। ये कोई मामूली व्यक्ति की गिरफ्तारी तो नहीं थी। नहीं, देखिए, बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। एनएसए ने उसके ऊपर एनएसए लगाकर उनको वहां डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था। अब हमारे संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि देखिए, मैंने कहा ना, सेंटर सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। एक पॉलिटिक्स के अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी होगी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति, उसको हम टिकट ना दें। वो पॉलिटिक्स में अगर है तो उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस तरह के कड़े कानून बनाने से एक स्वच्छता आएगी। मैंने कहा ना, आपने जो बात कही उसका मैंने पहले खंडन कर दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि हम अगर कोई बहस करते हैं तो उसके हल की तरफ भी जाना बड़ा जरूरी है, उन इशू को एड्रेस करना भी बड़ा जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति देश के अंदर अपनी वोटों की वजह से इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसकी कड़ी निंदा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन आप गिरफ्तारी को जायज ठहराते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने उनको एनएसए जैसे सख्त उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। वो कानून के अंदर, वहां अदालत के अंदर केस चल रहा है, जो उसका फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो पंजाब संताप झेल रहा है पिछले 20 साल से, बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद, वहां के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी नाराजगी को दूर करना पड़ेगा। वहां के यूथ के लिए, वहां के रोजगार के लिए, वहां की समस्याओं के लिए, चाहे पानी के मुद्दे हों, चाहे दूसरे मुद्दे हों, चाहे बंदी सिंहों के मुद्दे हों, उनको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। उससे आप भाग नहीं सकते। केवल ढींगरा साहब, आप किसकी गलती मानते हैं अगर चन्नी समर्थन करते हैं? कांग्रेस के कोई भी, अगर मैं कहूं कि जिससे उम्मीद की जानी चाहिए, कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी आला नेता चुप्पी साधे हुए, इस चुप्पी को क्या देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, पता नहीं मुझे चन्नी ने क्या समर्थन किया, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन चलो, जो भी है, आप ये कहें कि आप चाहे तो मैं आपको बयान पढ़ के एक बार सुना देती हूं। मैं आपको पहले बयान बता देती हूं। उन्होंने कहा है कि जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे हैं, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्ति को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने को छोड़ दी जाती हैं, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी है। ये बयान है। देखिए, ये उनका अपना बयान तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी सीएलपी लीडर या प्रधान से ये पूछना चाहिए कि ये उनका बयान है भी या नहीं है। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर, एक बार अकाली दल तो दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में रही है और लोगों के साथ, सिखों के साथ भी रही है। और बहुत सारे सिख जो है वो कांग्रेस के अंदर भी हैं। बिट्टा साहब भी कांग्रेस के अंदर रहे हैं और बहुत सारे सिख रहे हैं। इसमें कोई बात का मुद्दा नहीं मुझे लगता। और ये अगर किसी का निजी बयान हो या किसी ने कोई अपना बयान दिया हो तो वो उस चीज को क्लियर करे। लेकिन ये सिखों का बयान है, ये सारी सिक्खी के ऊपर बयान है, मुझे नहीं लगता ऐसा बात है। नहीं, सवाल कांग्रेस को लेकर है सर, सवाल कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस का भी कोई प्रधान हो, कोई सीएलपी लीडर हो कांग्रेस का, लेकिन चन्नी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ना, वो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, इतना बड़ा ओहदा संभाल चुके हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं। सुनिए, देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री भी रहा है, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का ये बयान है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। अगर वही तो मेरा सवाल है ना कि कांग्रेस को सामने आके अपना स्टैंड इस पर क्लियर करना चाहिए ना कि उनका स्टैंड क्या है। अमृतपाल, सुनिए, देखिए, आपने मुझे बुलाया, मेरी सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का ये बयान है तो मैं चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान, तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि उनका बयान है या नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है सिखों के साथ, पंजाब के अंदर कई सिख जो है कांग्रेस पार्टी में भी है।
और वो इस समय जो है लगातार जो है कोई एमपी के पद पे है, कोई प्रधान के पद पे है, तो कोई ओपोजिशन लीडर के पद पे है, तो बहुत सारे लोग हैं। आप इसको अगर किसी ने कोई बयान दे दिया, उसको आप कांग्रेस का बयान नहीं कह सकते। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दूसरी बात एक और है, जहां तक फौज की बात है, बिट्टा साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फौज जो है इस तरह से होनी चाहिए, उस तरह। फौज के ऊपर अग्निपथ कौन बना रहा है? देखिए, अग्निवीर जो है वो एक योजना जो है वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि फौज जो है उसकी स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि उसकी अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए कि उसको 4 साल की फौज के ऊपर नियुक्ति रहे। अगर कोई फौजी मतलब किसी भी तरह से शहादत कर जाता है तो उसके घर वाले, उसकी फैमिली, उसके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये 4 साल की जो अग्निपथ योजना है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ये गलत योजना है। इसके ऊपर सरकार जो है सेंटर की दोबारा विचार करे और इस योजना को बंद करके नियमित भर्ती करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो अभी झंडे की बात कर रहे थे अपना कि कौन नहीं फहराता, हमारा तिरंगा देश में सबसे ऊपर फहराया जाता है और उसको फहराया जाना भी चाहिए। जिन लोगों ने इसका बहिष्कार किया उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने झंडा नहीं फहराया। पार्टियां क्या, कुछ लोग थे पुराने, मैं उनको किसी संघ थे जैसे, और भी थी कई लोग जिन्होंने हमारे झंडे को नहीं माना, और कई और लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान को भी नहीं माना। उन सभी के ऊपर समझना चाहिए हमारा देश किस तरह से रिएक्ट करे, और उसके ऊपर रिएक्शन जरूर होना चाहिए। ये मैं मानता हूं। और जहां तक सवाल ये है, देखिए, जो बीजेपी कभी और अकाली दल जो है वो एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और कभी जीतते रहे हैं, कभी हारते रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी कभी आई थिंक सत्ता में डायरेक्ट पंजाब में नहीं रही है। और जो अकाली दल है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ, और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ, कौन किसके साथ क्या काम कर रहा है। और मुझे तो ऐसा भी पीछे दिख रहा था पिछले इलेक्शन के अंदर कि कुछ लोग जो है बाहर की कंट्रियों में जाके फंडिंग लेकर के आए, उन ऐसे लोगों से लेकर के आए फंडिंग जो लोग अभी जिनकी बात ही कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसे लोगों की बात भी होनी चाहिए जो फंडिंग बाहर से लेकर के आए। वो कौन कौन से लोग थे और कौन कौन से सत्ता के अंदर बैठे हैं, कौन कौन से सत्ता के ओपोजिट में बैठे हैं, उन सबकी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो सर आपके पास अगर नाम है तो आपको उनकी पोल खोलनी चाहिए ना। मैं आपका रुख वापस करूंगी। सिरसा साहब, अभी सेठी जी सवाल उठा रहे थे कि भाई अगर किसी के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, वो अंडर ट्रायल है, तो इसमें किसकी लापरवाही? अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ पा रहा है तो इसके पीछे किसका दोष देना चाहिए? क्योंकि अगर कार्रवाई हो गई होती, अंडर ट्रायल नहीं हुआ होता, तो अब तक तो शायद वो चुनाव भी नहीं लड़ पाता। नहीं, देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, जो क्राइम भी हुआ है वो पंजाब में हुआ है और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है जिनके बुलारे सेठी साहब अनऑफिशियल तौर पर टीवी पर आते हैं। एक दूसरी बात, उन्होंने सारी इधर उधर की बातें करी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले टाइम पे रेज की थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था। जब तक ये अलायंस में थे तब तक ये कहते थे कि उसकी गिरफ्तारी जायज है, तब तक चुनाव में उसको बताते थे कि वो आतंकी है, तब तक बताते थे उसका ये रोल है। अब एकदम से कैसे बदल गए, इसका कारण एक है, आप बहुत इधर उधर ना जाएं। आप पिछला इतिहास उठाकर देखें, गांधी परिवार का आप इतिहास उठाकर देखें, किस तरह से उन्होंने पंजाब को इस तरह से लोगों को खड़ा करके पंजाब को डिमोलिश किया, पंजाब के अंदर आतंकवाद का रोल लेके आए और उसी कारण ड्रग्स आई पंजाब में। पंजाब बहुत साल पीछे चले गया है। और जो ये बात करते हैं कि हमें अलग देश चाहिए, ये पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस उनका समर्थन क्यों करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये पहली बार नहीं, आप समझिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के कैंडिडेट को दिल्ली से टिकट दी गई। किसने टिकट दी? कांग्रेस ने। वो टुकड़े टुकड़े करता है हमारे भारत के और कांग्रेस को टिकट देती है वोटों की तुष्टिकरण के लिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर को तोड़कर रखा हमसे। उन सब लोगों को, चाहे वो गिलानी हो, चाहे मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन सब लोगों को गलों में हार डाले गए और प्रधानमंत्री के निवास पर वो घूमते थे और दावतें खाते थे। जैसे भाजपा की सरकार, सब जेल में है और वहां पे अमन शांति हो गई। अमन शांति लानी होगी, उसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और मैं फिर से कहता हूं, तब तक अगर जो कहता है कि इसकी आवाज को दबाया गया, इसको बोलने का अधिकार रोका गया, बोलने का अधिकार उन सबका है
जो भारत के सपूत हैं, जो भारत के लिए जीते और मरते हैं और जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है रमणीक मान जी, कौन भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन भारत को जोड़ने की कोशिश में है? वाजे है, इट इज ऑल क्लियर, ये तो सबके सामने है। देखिए, अमृतपाल जब सीन में आया और एकदम उसका राइज हुआ, द राइज ऑफ अमृतपाल, उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में जाते हैं और बड़े ऐलान के लिए जाते हैं और उनके काफिले को रोका जाता है, और मैं समझता हूं कि 1990-91 के बाद पहली बार यदि भारत के किसी प्रधानमंत्री के ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट नजर आई, उनकी जान को खतरा नजर आया, तो उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी। और आज अगर पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होके उसी व्यक्ति को, जिसको इन्होंने फ्री रन दिया, जिसको इन्होंने पंजाब में सिर उठाने दिया, राइज करने दिया, उस वक्त उसकी आवाज, उसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है पार्लियामेंट में? चरणजीत सिंह चन्नी। तो ये यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, आपको वो बिंदु जोड़ के देखने पड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी की सरकार आज है, और सेठी साहब जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पंजाब को छोड़ के साथ ही हरियाणा में, दिल्ली में, अन्य राज्यों में ये इंडी अलायंस, इंडी ब्लॉक का हिस्सा थे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ ही कई प्रदेशों में चुनाव लड़ते। तो इसके पीछे की राजनीति को समझने की आवश्यकता है। पंजाब के अंदर बहुत सारे कोर इश्यूज हैं। यही अमृतपाल खालसा वीर निकाल के धर्म प्रचार की बात कर रहे थे। यही अमृतपाल ड्रग के खिलाफ, ये जो ड्रग मैंने से पंजाब में, उसके खिलाफ उसी का भाई गिरफ्तार होता है पोजेशन ऑफ ड्रग्स के साथ। तो ये हिपोक्रेसी जो है इन लोगों की, वो बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष नजर आती है। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अगर आप इतिहास में जाएंगे तो एसडीपीआई कर्नाटका के अंदर, जो पीएफआई का जो अभी बैन हो गई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है एसडीपीआई का समर्थन लिया। कांग्रेस के सिटिंग कर्नाटका के मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने एसडीपीआई से समर्थन लिया और उसके कारण हम अपनी सरकार में यहाँ पे आ पाए। कांग्रेस का एक सीसीपी चाइना के साथ एमओयू है, एग्रीमेंट है, वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह, यासीन मलिक जिसने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारने की जिम्मेवारी ली, उसके साथ वो हाथ मिलाते हैं, अपने निवास पे उसको आमंत्रित करके उसको भोजन करवाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और जब भी कभी कोई भारत की बात होती है, भारत कहीं अपने आप को बुलंदी में नजर आता है, दिखता है, तो वो एक क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि या क्या ये वास्तव में भारत की सेना ने किया? क्या ये वास्तव में भारत की वायुसेना ने किया? क्या वास्तव में ये जो ऑपरेशंस है फॉल्स फ्लैग तो नहीं है? जब आप सबूत मांगेंगे भारतीय सेना के पराक्रम को लेके, जब आप इस तरीके के लोगों को, जब आप इनको प्रोत्साहन देंगे, तो ये सीधा सीधा जो आप कह रहे हैं कि कौन समर्थन में कौन नहीं है। और आप कैसे भूल सकते हैं कि आज की मान सरकार पंजाब के अंदर खालिस्तान के झंडे लेके खालिस्तान रैलीज निकालने के लिए, प्रो खालिस्तान रैली निकालने की इजाजत देते हैं, और पुलिस प्रोटेक्शन के अधीन। आप याद रखिए, उसी पुलिस को जिसको इन्होंने, चाहे आप अजलाना थाना की बात कर लें, चाहे आप मोहाली के अंदर जो इंटेलिजेंस का इनका हेडक्वार्टर है उसके ऊपर रॉकेट ग्रेनेड की अटैक की बात कर ले, या एक और पुलिस उसके ऊपर रॉकेट अटैक की बात कर ले, या आप ये बात कर लें कि किस तरीके से थाने के अंदर घुस के इन्होंने अपने जो साथ के अभियुक्त थे उनको छुड़वाने की कोशिश करी, जिसके कारण इनके ऊपर केस बना, और कैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब को आगे रख के, उनको श्री गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना के जब इन लोगों ने वहां पे अंदर घुसने की कोशिश करी, तो क्या उस वक्त की सरकार इन चीजों को देख के चुप थी? और अगर वो चुप थी तो उसके कारण, और अगर एक्शन आखिर में केंद्र सरकार को लेना पड़ा, तो उसके पीछे के कारण क्या है? और आप लोगों की इनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है? आपके समय में, आपके रिजीम में ये लोग राइज किए, आपकी रिजीम में और अगली रिजीम में भी, ये इंडी ब्लॉक की मैं लोगों की बात कर रहा हूं, इनको थोक के भाव सैकड़ों आर्म्स लाइसेंस, वेपन लाइसेंसेस इशू किए गए। किसने वेरीफाई किया? क्यों वो लाइसेंसेस दिए? जो आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि इनको AKF करके इन्होंने एक अमृतपाल खालसा फोर्स करके एक पूरी इन्होंने प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली, वो लाइसेंस वेपन्स थे। वो लाइसेंस वेपन देने का काम या तो कांग्रेस की सरकार ने किया या आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब किसी प्रदेश में बिगड़ती है या जब स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे बार बार ये बात दोहराई जाती है कि वहां से ड्रग्स, वेपन्स, इलीगल कैश वहां से आ रहा है, तो इसको परमिट कौन कर रहा है?
लेकिन यही इसको तो होने सवाल है दो। ना कि एक ऐसे व्यक्ति को हीरो के तौर पर पेश कर दिया जाता है और लाखों लाख युवा उसके फॉलोअर बन जाते हैं। सेठी साहब, आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, और जब चन्नी का नाम आ रहा है तो भगवंत नाम का नाम खींचेगा। देखिए, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई तब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जिस व्यक्ति ने पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश की हो, जिसने देश को अस्थिर करने की कोशिश की हो, नहीं चाहिए कि भगवंत मान को अब तक मोर्चा खोल देना चाहिए था, सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को उतर जाना चाहिए था, युवाओं को बताना चाहिए था कि भाई अगर आपका ब्रेन वॉश हुआ है, गलत तरीके से आप गलत व्यक्ति के फॉलोअर बने हुए हैं। देखिए, गलत बात का हर व्यक्ति खंडन करता है। मैं मान साहब को बताना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हूं, हालांकि मैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक बैठता हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन हमारे लिए देश सबसे पहले है। भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी के साथ अलायंस हुआ था। अब आप वारिस पंजाब का जो अमृतपाल है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर सुनिएगा। वारिस पंजाब के जो अमृतपाल हैं, उसके पहले जो थे वो दीप सिद्धू थे, उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है। क्या हम प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे? आप एक बात को समझिए, चाहे कोई भी किसी पार्टी को बिलोंग करता है, हर व्यक्ति देशभक्त है। आप सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वही देशभक्त है, बाकी सारी दुनिया देशद्रोही है। आप कैसी बातें करते हैं? कोई किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, उसके लिए देश पहले है, उसके लिए पंजाब पहले है। वो पंजाब की समृद्धि की बात करेगा, पंजाब की तरक्की की बात करेगा, देश की तरक्की की बात सर, मैं करेगा। आपसे जवाब लूंगी। सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। मान साहब, मैं आपके पास आऊंगी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप सर्टिफिकेट बांटने का काम करें और ग्राउंड रियलिटी को ना समझें, अगर हमें एक समस्या का हल करना है तो हमें ईमानदारी से ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमें पंजाब के जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के पंजाब के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा और उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और जो सही इश्यूज हैं उनका जो है पूरी तरह से उनके लोगों को पूरा करके देना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल यही है कि अभी तक किसी ने भी इस पर अपनी कोई क्लैरिटी नहीं दी है और लगातार सवालों के घेरे में है चन्नी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से अमृतपाल को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं किया गया और इसीलिए लगातार विपक्ष को सवालों के घेरे में बीजेपी ले रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में ज्वाइन करने के लिए।